हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फेडरलिज्म, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वन शॉट वीडियो के एंड तक आपको फेडरलिज्म चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और हाँ, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर फेडरलिज्म। बच्चा, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और लोअर अथॉरिटी। ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और उसके जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे जहां पे पावर जो है वो डिवाइडेड होंगी और इनका एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए हम पुराने चैप्टर की दो एग्जांपल्स जो है वो रिकॉल करते हैं, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम ने ऑलरेडी रीजनल गवर्नमेंट थी, बट प्रॉब्लम वहां पे क्या थी कि जो रीजनल गवर्नमेंट के पास खुद की पावर नहीं थी, जो सेंटर थी वो पावर्स को वापस ले लेती थी और वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती थी स्टेट्स। तो जब 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई सेंटर से लेके, तो वो स्ट्रांग बन गई, जिस वजह से वहां की जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। वेयर एज जो हमारा श्रीलंका था, श्रीलंका ने यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो करा और वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करा, जहां पे सिन्हालास वर द सुप्रीम और सभी लॉज उन्हीं के अकॉर्डिंगली बने और सभी को वही फॉलो करने पड़ेंगे। सो मीन्स ऑल ओवर कंट्री में सेम रूल था। वेयर एज जो तमिल लीडर थे वो चाहते थे कि वहां पे फेडरल सिस्टम हो। अब ये फेडरल सिस्टम को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या था, क्यों चाहते हैं और क्या है फेडरलिज्म के फीचर, लेकिन उसको और यूनिटी गवर्नमेंट कौन सी होती है, उनमें क्या डिफरेंस है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट में। लेकिन इससे पहले हम ये तीन टर्म समझेंगे, फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन, जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और ये साइमल्टेनियसली कई बार यूज करना शुरू कर देते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हमने फेडरलिज्म पढ़ा कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया और प्रिंसिपल, जिसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स में पावर डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी में, ये एक प्रिंसिपल है, इसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। वेयरएज जब इस प्रिंसिपल को कोई कंट्री फॉलो करेगी और जो गवर्नमेंट बनेगी वहां पे, उसे हम क्या बोलेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मींस जो सिस्टम इस सिस्टम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो फेडरेशन है, फेडरेशन जो है वो कंट्री जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी और फेडरलिज्म को फॉलो करेगी, उस कंट्री को हम क्या बोल देंगे, फेडरेशन। एग्जांपल के तौर पे बेल्जियम क्या है, फेडरेशन। यूएसए क्या है, फेडरेशन। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या है, फेडरेशन, क्योंकि यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो फेडरलिज्म को फॉलो करती है, जहां पे गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट अथॉरिटी में पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होगी। वेयरएज जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे दो से ज्यादा लेवल होंगे, मींस मिनिमम दो लेवल तो होंगे ही, बट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और वहां पे क्या है, पावर डिवाइडेड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर जो है, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जितनी भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेगी, वेयरएज जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कोई भी कंट्रोल सेंटर का नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट्स पे, क्योंकि वहां पे पावर्स ऑलरेडी डिवाइडेड होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। सो कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और अगर मैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे सकती है, वेयरएज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकती फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, और अगर मैं लोकल गवर्नमेंट्स की बात करूं यूनिटरी फॉर्म में, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मींस इंडिपेंडेंट की वो खुद ब खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उनको सेंट्रल अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं। वेयरएज जो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, पावर्स स्टेट के पास खुद की हैं, उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनपे वो सेंटर का उनमें कोई रोल नहीं है, सेंटर से उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने रूल्स जो हैं
वो बना सकते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी कंट्री है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे क्या है पावर सेंट्रलाइज है, एक जो है सेंटर में पावर है और उसी से आगे जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर आती है। वेयर जर्मनी और यूएसए की बात करूं तो यहाँ पे क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट है और वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर रही हैं। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उनको पावर्स दी गई हैं उस पावर्स में उन सब्जेक्ट्स में सेंट्रल अथॉरिटी कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है, ये देखो जैसे सुप्रीम अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लॉ बनेगा और वही सभी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पावर इज सेंटर्ड। वेयर अगर मैं सेंट्रल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, यहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट है फेडरल लॉज बनाएंगे, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने अलग लॉज बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो पावर है डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड होगी। इस तरह से जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। सो ये है डिफरेंस, और ये वाला डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो आपका क्वेश्चन जो है एक हो गया। अब जो फेडरलिज्म है उसके फीचर्स क्या हैं? फेडरलिज्म की हमने डेफिनेशन देख ली कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, पावर डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। अब इसी डेफिनेशन से सभी जो है वो फीचर्स निकल के आ जाएंगे। जैसे पहला फीचर आ गया टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर शेयर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन दूसरा आ गया सेपरेट पावर्स की पावर्स दोनों की सेपरेटेड है। हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका जो पावर है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, कैसे टैक्स कलेक्शन होगी, वो सभी चीजें जो हैं वो सेपरेटली बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही आ गया। पहले क्या है पावर सेपरेटेड, और वो पावर सेपरेटेड कैसे है हमें कहां से पता लगेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है, और जो है उसको इसी अकॉर्डिंगली काम करना है। वेयर नो यूनिलेटरल चेंजेस, अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दूं, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर उनको स्टेट रिलेटेड कोई चीज चेंज करनी है, किसी लॉ में चेंज करना है, तो उनको उस स्टेट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उस डिसीजन से वो अफेक्ट होगी। ठीक है, इस तरह जो है वो चेंज करेगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में। अब यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन केस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, अब वो डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, हमारी जुडिशरी, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके ऊपर किसी का पावर नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो हेल्प करेगी सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। पावर जो है स्टेट रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं वो सेपरेटेड है। अब हमने देखा होगा, आपने देखा है कि जो हमारी इंडिया में जब बजट होता है, ठीक है, बजट स्टार्टिंग मंथ में जब आता है ईयर की स्टार्टिंग में, तो सेंट्रल बजट अलग आता है और जो जिस जिस स्टेट्स में हम रह रहे हैं वहां का बजट अलग होता है। वहां पे भी बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। सो क्या है उनका टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है ना, टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है स्टेट्स का डिफरेंट है। मींस जिसको हम रेवेन्यू सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, स्टेट का पैसा, ठीक है, स्टेट कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, कहाँ से पैसा जनरेट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। ठीक है, सो ये जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं और वहां से ही वो जो है वो जनरेट करती हैं रेवेन्यू, और उस तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं और एडमिनिस्टर करती हैं अपनी स्टेट को। यूनिटी विद डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी तो वहां पे क्या है डिफरेंट कल्चर्स हैं लोगों के, डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तब उन कल्चर को क्या है प्रोटेक्ट करता है कि यूनिटी भी है लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ। मींस डिफरेंट डाइवर्सिटी जो हमारे कल्चर्स हैं उनको रिकॉग्निशन दी जा रही है, उनके कल्चर को वैल्यू दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, और जिस वजह से वो इकट्ठे यूनिटी में रह रहे हैं। मींस इंश्योर्स नेशनल यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग द रीजनल डिफरेंसेस। ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादातर पर्टिकुलर रीजन को देख के, पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो बनी होती है। अब इन सेंस हम क्या कह सकते हैं कि फेडरलिज्म किसके ऊपर वर्क करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट, रिस्पेक्ट फॉर पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो ये तीन चीजें हम देखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट एंड रिस्पेक्ट,
कि सभी जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है, एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें और जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है उसको जो है रिस्पेक्ट करें और फॉलो करें। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो फेडरलिज्म है ना, जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स में सेम तरह का हम सिस्टम फॉलो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है फेडरेशन टू फेडरेशन, मींस कंट्री टू कंट्री, कि पावर का बैलेंस किस तरह से, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर कैसे है। ठीक है, किसी कंट्री में सभी स्टेट्स में और सभी जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में पावर इक्वली डिवाइडेड है। कई कंट्रीज में ऐसा है कि सेंटर के पास कुछ ज्यादा पावर्स हैं, वेयर एज जो स्टेट्स हैं उनके पास कम पावर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फेडरेशंस पे कि कैसे उनका पावर बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फेडरेशन कौन कौन सी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सारे जो हैं वो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पे जो फेडरलिज्म या फेडरेशंस है ना बच्चे, दो तरह की फेडरेशंस हमें देखने को मिलती हैं। दो तरह की फेडरेशन, एक होती है हमारी कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरी होती है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस क्या है? जब जो कमिंग टुगेदर नाम से ही हमें पता लग रहा है, कमिंग टुगेदर नेम से हमें पता लग रहा है कि जो पर्सन इकट्ठे आके एक कंट्री बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी पहले, मींस जो छोटी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट छोटी 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 कंट्रीज होगी, ठीक है, वो छोटी हैं, इंडिपेंडेंट है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे अकेले रहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, कोई भी बड़ी कंट्री हमें आके अटैक कर सकती है। तो हम जो है अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हैं। सॉवरेनिटी मतलब कि उनकी जो इंडिपेंडेंस पावर है उनको पूल करके हम एक बड़ा यूनिट क्रिएट कर लेंगे और रिसोर्सेज भी हमारे शेयर हो जाएंगे, जिससे हम अपनी कंट्री को सिक्योर भी कर पाएंगे। तो हम एक कंट्री बनाएंगे और उसे क्या बोलते हैं हम? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब इस तरह से कोई कंट्री बनी हो, अब क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइन टू फॉर्म अ कंट्री। इसमें अब सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यूएसए की लेते हैं। अब यूएसए की जितनी पर्टिकुलर स्टेट्स है ना, वो पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, बट उन्होंने एक एग्रीमेंट फिर साइन करा कि हम जो है इकट्ठे आके एक जो है यूनिट बनाएंगे, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसीलिए बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जितनी भी सभी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गई। और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे है और स्विट्जरलैंड भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब इसमें क्या है, बाय पोलिंग द सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे इंक्रीज द सिक्योरिटी। मींस जो कंट्री एज सच है, उनके जो रूल्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसे। अब जो यूएसए है वहां पे जो है हर पर्सन की डबल सिटीजनशिप है और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो है। मींस एक तो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका की मेन कंट्री है वहां से चल रहा है, और एक जो है स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इस तरह से सिस्टम जो है वो फेडरेशन में वर्क करते हैं। सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मीन जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी सभी की पावर इक्वल होंगी और ऑल यूनिट्स इज एज स्ट्रॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट। जैसे फेडरल गवर्नमेंट अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो है वो पर्टिकुलर काउंटी और स्टेट होगी। मींस वो स्टेट जो उसके साथ जुड़ी है, वो यूनिट। अगर मैं बोलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो जितनी स्ट्रॉन्ग है ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो है वो कैलिफोर्निया स्टेट है। सो इस तरह से सिस्टम वर्क करता है होल्डिंग टुगेदर में, सॉरी कमिंग टुगेदर में। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है कि वो ऑलरेडी एक कंट्री थी, वहां पे गवर्नमेंट थी, बट उस गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए सेंटर से लेके पावर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाए इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जब इस तरह से हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं तो उस सिस्टम को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, लार्ज कंट्री डिवाइडेड पावर अमंग दी स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में पावर डिवाइडेड होती है। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, हमारे इस तरह का सिस्टम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे हमारी जो स्टेट्स हैं वो उनको पावर बाद में दी गई है। पहले एक इंडिया कंट्री थी, लेकिन अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट इतने बड़े देश को रन नहीं कर सकती, इसीलिए जो है वो पावर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दी। अब लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इजी है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स एंड सम हैव स्पेशल पावर। अब इसमें क्या होता है बच्चे कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना,
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होती जो कमिंग टुगेदर में होती है। जैसे मैंने बोला था कि अगर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे पावर्स हैं या जितनी वो स्ट्रांग है उतनी ही स्ट्रांग जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट होगी, वो कैलिफोर्निया होगी, ठीक है, या फिर कोई और स्टेट हो गई। तो ऐसे जो है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उनमें ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि उसमें जो है वो स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स उनके रीजन के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं। कई जो स्टेट्स हैं, जो स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं, उनको जो है वो नॉर्मल पावर्स, जो पर्टिकुलर स्टेट जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है उनको कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। तो इस तरह से पावर अनइक्वल होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इस सिस्टम में क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे हम इंडिया की बात ले लें कि हमारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है वेयर है स्टेट गवर्नमेंट से। ये नहीं अब मैं बोलूंगी कि सेंट्रल ही सुप्रीम है, लेकिन जो इन कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो कैसे है, वो डिफरेंट 3 लिस्ट में वो पावर डिवाइडेड है, वो आगे जब हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम इंडिया को कैसे जो है वो फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। तो कहते हैं इंडिया फॉलोज द 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इंडिया में हम 3 टियर सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पे पावर्स 3 सिस्टम में डिवाइडेड है, यूनियन, स्टेट और पंचायत। अब इसमें पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड की गई है हमारी लेजिस्लेटिव पावर 3 जो है लिस्ट में। मींस अब जो है 3 यूनिट्स हैं हमारे जिसमें पावर हमारी डिवाइडेड है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी जो है लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिन्हें हम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। वो भी जो है वो इलेक्ट की जाती हैं लोगों के द्वारा और जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह वर्क करती हैं। अब इसमें जो है इनकी पार्स हमें कैसे पता लगेंगे बच्चे, ये पार्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं, जिसमें सेंटर की पावर बताई हैं, स्टेट की पावर बताई हैं, और जहां पे डिस्प्यूट हो सकता है वो वाले टॉपिक के ऊपर कौन सा जो है गवर्नमेंट सेंटर या फिर स्टेट लॉ बनाएगी, हम उसको देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं पहली लिस्ट की, दैट इज यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक उन्होंने मेंशन करे हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब डिफेंस जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो किसके अंडर दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर, और जिसपे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो अब यहाँ पे क्या चलेगी, हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी चलेगी। मींस ये वाले जो लॉज हैं वो हर एक स्टेट में सेम तरह के होंगे, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वेयरएज अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं, अब स्टेट लिस्ट में स्टेट्स के जो हैं वो टॉपिक्स दिए हैं कि इस टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाएगी। अब वो कौन कौन से हैं, जो लोकल इंपॉर्टेंस के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं स्टेट लिस्ट के अंदर हैं और स्टेट गवर्नमेंट ही इनके ऊपर लॉ बना सकती है, सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद एक लिस्ट आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। बच्चे अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है, अब कंकरेंट लिस्ट के जो इस लिस्ट में जो टॉपिक्स है ना, इसमें यूनियन और हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है जैसे उनकी नीड होगी। बट इन केस अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आएगा कि यूनियन बोलेगी कि नहीं ये लॉ ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, या स्टेट बोलेगी ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेंटर हमारी जो है वो ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन इंटरेस्ट हैं स्टेट और सेंटर के अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं एक कॉमन टॉपिक हैं, एक सेंटर के लिए भी, एक कंट्री के लिए एज अ होल भी उतने इंपॉर्टेंट है और स्टेट वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, बट अगर डिस्प्यूट होगा तो जो है सेंटर वाला लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, अब ये 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब
देखो बच्चे, क्वेश्चन था स्टार्टिंग में व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो अब इसमें मैंने पॉइंटर फॉर्म्स में आपको जो है ये पॉइंट्स बताए हैं। अब जब आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन इन केस आता है तो आप ये 3 लिस्ट को 1 लाइनर्स में एक्सप्लेन करने की, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंट्री लिस्ट क्या है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स में आप ये आंसर देंगे कि कौन सी चीजें जो है इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स एंड टू मेक दी लॉज एंड कलेक्टिव टैक्सेस। जो हमने फीचर्स पढ़े थे फेडरलिज्म के, अब वही फीचर्स को इंडियन पर्सपेक्टिव में हम डिटेल में लिख रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, हमें हमारी कंट्री को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं या फेडरल गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसमें क्या हमारी जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं कि वो कैसे टैक्स को कलेक्ट करेंगी और कैसे उनके ऊपर लॉज बनाएंगी। फिर जो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, डिवाइडेड है, जो हमने अभी 3 लिस्ट डिस्कस करी, जो सिर्फ पार्लियामेंट ही उसमें चेंज नहीं कर सकता जब तक स्टेट का अप्रूवल नहीं होगा। सो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट यूटी। अब यूटीज का प्रोविजन भी है हमारी कंट्री में। अब ये कुछ ऐसे रीजन हैं बच्चे जो हम इंडिविजुअली स्टेट नहीं बना सकते। अब जब वो इंडिविजुअली स्टेट नहीं बन सकते तो वहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली उन्हें कंट्रोल करती है, शोइंग अ डिफरेंट बट कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमें क्या बताता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीजों का प्रोविजन दिया गया है कि यूटीज की पावर कैसे होंगी, यूटीज में कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कौन सा एरिया यूटी में आ रहा है, देन उसके बाद हम कैसे किसी एरिया को यूटी बोल सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, कैसे जो है वो लॉज बनेंगे और कौन सी गवर्नमेंट उसके ऊपर उस एरिया को गवर्न करेगी। सो सारी चीजें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, जो हमें बताती हैं कि वी आर फॉलोइंग द फेडरलिज्म प्रिंसिपल। देन हमारी जो जुडिशरी है वो सेटल करती है डिस्प्यूट। अगर डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगी, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो जुडिशरी हमारी बैठी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जो इंटरप्रेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सम स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजन। अब बच्चे इसमें क्या है कि हमारे कंट्री में कौन सी है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट के पास इक्वल पावर्स नहीं है। पावर्स जो हैं वो क्या है, किसी स्टेट के पास स्पेशल पावर्स हैं। अब स्पेशल पावर्स कौन सी स्टेट, जैसे अब मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं, वहां पे स्पेशल पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 371, जो उनकी रीजनल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब इनको स्पेशल राइट्स है आर्टिकल 371 के अंडर। अब इसमें क्या है, वो क्या है, पावर को प्रोटेक्ट करेंगी, उनके लोकल लैंड राइट्स को, कल्चर को, जॉब को, मींस जो आउटसाइडर्स हैं उनके एरिया में आके इन्वेड ना कर पाए, कि उनका कल्चर ना खराब हो। हमें जब ज्यादा आउटसाइडर्स मींस अदर स्टेट्स के पर्सन की ज्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वहां का जो लोकल कल्चर या उनकी जो डाइवर्सिटी है वो खराब होने लग जाती है, हिंडर होने लग जाती है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस उन पर्टिकुलर स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, सो दैट कि वहां के लोग, वहां का कल्चर जो है वो सफर ना करे। सो अब हमने पढ़ लिया कि इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कैसे कहलाती है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कोई भी कंट्री फेडरल गवर्नमेंट नहीं हो जाती। उसके साथ साथ वो कौन से टूल्स हैं जो एक्चुअल में इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और रियल बेसिस पे, मींस ग्राउंड लेवल पे ये जो है सिस्टम अप्लाई हो रहा है, वो कौन कौन से टूल्स को हम यूज कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी है और हमारा जो है वो सिस्टम किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो डिसाइड करता है कि इंडिया रियल में फेडरलिज्म को अपना रहा है या नहीं अपना रहा। तो उसमें सबसे पहला टूल जो है हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारी स्टेट्स बनी है। अब कहते हैं बच्चे, जो जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी थी ना, तो ये फर्स्ट मेजर टेस्ट था इंडियन फेडरलिज्म का। देखो, जब हमारा जो है देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे जो है देश में प्रॉब्लम आने लगी कि जो लोग थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोटेक्शन मांगने लगे कि हमें अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दो, अब हमें अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दो, कि हम जो है वो सफर कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग, कल्चर के लोग सफर कर रहे हैं, हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है लैंग्वेज के बेसिस पे
जो है वो स्टेट्स बनाई, जिसमें फर्स्ट स्टेट बचे आंध्र प्रदेश बनी थी। उनके लीडर जो हैं उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करा, ठीक है, खाना पानी जो है वो त्याग दिया, जिस वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गई। तब इसमें क्या था, फिर जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई कंट्री में, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि हमारी जो स्टेट बाउंड्रीज हैं उनको रीऑर्गेनाइज करा जाए कि इस तरीके से हम बाउंड्रीज को ऑर्गेनाइज कर दें कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक एरिया में आ जाए, और जो अलग लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज वाले डिफरेंट एरिया में आ जाए, और एक स्टेट में वो इकट्ठे रह सकें, और अब उनका कल्चर भी है उसके साथ साथ प्रोटेक्ट हो जाए। अब इसमें क्या थी, सम स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, ये कल्चरल और एथनिक जोग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे बनी। अब कुछ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी, कुछ स्टेट्स उनका कल्चर और एथनिक और जोग्राफिकल डिफरेंसेस थे उस बेसिस पे बनी। जैसे ये नागालैंड और उत्तराखंड और झारखंड की हम बात करें तो कहते हैं, दो देयर वर द फियर ऑफ द नेशनल डिसइंटीग्रेशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली स्ट्रेंथन। अब जब ये वाला जो है डिसीजन लिया गया, रीऑर्गेनाइज करा गया स्टेट बाउंड्रीज को, उस टाइम के पे जो गवर्नमेंट थी वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं हमारी कंट्री फिर से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन वो ऑलरेडी झेल चुकी थी। अब वो और नहीं चाहती थी कि हमारी कंट्री आगे बाइफरकेट हो, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट डर भी रही थी उन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में। बट जब उन्होंने एक्चुअली अप्लाई करा तो उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव निकल के आया कि कंट्री में और यूनिटी हो गई और पीस हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया। अब फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद हमने लैंग्वेज पॉलिसी भी लेके आई। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने उनको रहने के लिए जगह दे दी है तो उनके कल्चर को भी तो प्रोटेक्ट करना है, उनकी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब उसने कोई भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करी। अब कई बच्चों के दिमाग में जो है वो नोशन होती है कि हमारी स्टेट की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है बच्चे, बट हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज वो है, एक हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस लैंग्वेज में सारे जो है ऑफिशियल काम करेगी, उस चीज को हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी जो कंट्री है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करा है और शेड्यूल लैंग्वेजेस का पार्ट बनाया है। मींस जो 22 लैंग्वेज डिफरेंट लोग बोल रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज बोल रही हैं, उनको प्रोटेक्शन दी है शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 40% इंडियंस ही जो थे वो हिंदी बोल रहे थे, बाकी अपनी मदर टंग बोल रहे हैं। हम डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, हम अपनी मदर टंग बोलते हैं, हम हिंदी का उपयोग कम करते हैं कई जगह पे, ठीक है। जहाँ पे उनकी मातृभाषा हिंदी है वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे नहीं है। सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते थे। तो इसको तो हम जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज वो होती है ना जो वहाँ के सब मैक्सिमम पॉपुलेशन वो लैंग्वेज बोले। अब इन्होंने क्या करा, फिर जो इंग्लिश को कंटिन्यू रखा साथ में हिंदी के, ठीक है। अब हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई कि अगर इन केस कोई पर्सन जो है वो अनकंफर्टेबल है हिंदी बोलने में तो ही कैन चूज इंग्लिश, और इंग्लिश जो है वो मीडियम यूज कर सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज को। ये सारी चीजें जो है इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारी कंट्री में। अब जैसे श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट आया कि उन्होंने सिन्हाला को ही जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, सभी कुछ उसी लैंग्वेज में होने लगे। अब जिससे क्या हुआ कि जो तमिल थे वो एलियनेशन फील करने लगे। ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज साथ में रखा। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट वर्क इज डन इन दोज। अब जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, उनका पर्टिकुलर कल्चर है, पर्टिकुलर लैंग्वेज है। अब उसी लैंग्वेज को वो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो उस लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। अब ये था हमारी लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अब लिंग्विस्टिक पॉलिसी के साथ साथ हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह से वर्क करते हैं। हमारी जो सेंटर और स्टेट हैं
एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं या कैसे उनकी पावर डिवाइडेड है क्या, ठीक है, ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियल में फेडरलिज्म को अप्लाई करने के लिए। फेडरलिज्म डिपेंड्स अपॉन हाउ पावर शेयरिंग वर्क्स इन प्रैक्टिस, ऑब्वियस सी बात है। बिफोर 1990 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूजेस पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड वीकनिंग द फेडरलिज्म। बच्चे होता क्या था कि 1990 से पहले हमारी स्टेट में ऐसा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी पावरफुल है, उसके पास ज्यादा पावर्स हैं, बट वो उस ज्यादा पावर को, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को चेंज कर लेती थी, जिस वजह से जो है वो अपना ही पूरी कंट्री में उनका जो उनकी पार्टी का रूल बने, ठीक है, इस तरह से वो स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिस्टर्ब कर देती थी, जिस वजह से जो हमारा फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है वो स्ट्रांग नहीं था इतना। सो बच्चे 1990 के बाद, आफ्टर 1990 हुआ क्या, जब ये वाली चीज जो है वो खत्म हो गई और कम होनी शुरू होगी, जब रीजनल पार्टीज जो हैं वो राइज हुई। अब रीजनल पार्टीज 1990 से पहले क्या था कि सेंटर पे इंपॉर्टेंट कुछ पार्टीज ही थी जो पावर में थी, और वो चाहती थी कि स्टेट में भी उन्हीं की पार्टीज की गवर्नमेंट बने, जिस वजह से वो क्या करती थी, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल करके जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको डिसमिस कर देती थी और वहां पे दोबारा री इलेक्शन क्रिएट करके अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाती थी। तो इस तरह से फेडरलिज्म का प्रिंसिपल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन 1990 के बाद हुआ क्या, रीजनल पार्टीज जो हैं वो राइज करनी शुरू कर दी, मीन स्टेट में स्टेट पार्टीज बननी शुरू हो गई और कोलिशन गवर्नमेंट्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जिस वजह से फेडरलिज्म स्ट्रांग होना शुरू हो गया। क्योंकि फेडरलिज्म किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, पावर शुड बी डिवाइडेड विद इन डिफरेंट यूनिट्स। सो जब रीजनल पार्टीज होंगी, वो इलेक्शन में उतरेंगी, लोग उनको वोट करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जो सेंटर वाली पार्टी है उसके हाथ में पावर कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिमिटेड द आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें क्या था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर रही है, तो उसने उसका जो आर्बिट्ररी डिसमिसल है, बिना किसी मतलब के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना, उस चीज के ऊपर जो है वो लिमिट लगाई और जो है वो फटकार लगाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो दिस लेड टू द ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी एंड इफेक्टिव पावर शेयरिंग। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो पावर शेयरिंग है वो और इफेक्टिव हो गई और जो स्टेट ऑटोनॉमी और ज्यादा बेटर हो गई। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि जो इंडियन फेडरलिज्म कैसे सक्सेसफुल हुआ, ड्यू टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, linguistic accommodation, flexible language policy and improved center state relation। ठीक है, हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे थे, जब इम्प्रूव हुए, जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करा गया, हमारी जो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट गई, इस वजह से हम फेडरलिज्म को रियल में प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि पावर सेंटर से लेके डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करना, डिसेंट्रलाइज करना, लोकल लेवल तक पावर को लेके जाना। तो इंडिया एक वास्ट डाइवर्स कंट्रीज है, तो हमें भी पता है कि सिर्फ 2 यूनिट्स में अगर मैं पावर को डिवाइड कर दूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट्स भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो बच्चे एक गवर्नमेंट पूरी स्टेट को कैसे रन कर सकती है, तो उनकी पावर्स को फर्दर बाइफर्केट करने के लिए एक थर्ड टीयर इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, उस थर्ड टीयर को हम कौन सा टीयर बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, जो अपने पर्टिकुलर लोकल एरियाज के बेसिस पे गवर्नमेंट्स बनी होती हैं, और कैसे हमने उस पर्टिकुलर एरिया को रन करना है, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, उसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट्स वो चुनते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट की नीड क्यों अराइज हुई, अब क्यों जरूरत पड़ी हमें लोकल गवर्नमेंट की? देखो बच्चे, सिंपल सी बात है कि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो पर्टिकुलर पर्सन दिल्ली में बैठा है, उसे क्या पता है कि मेरे गांव या मेरे शहर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी और जो है वो पर्टिकुलर एरिया में बैठा है, बड़ी स्टेट में बैठा है या बड़ी सिटी में बैठा है, उसे क्या पता है कि मेरे लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि बाहर के पर्सन को क्या पता कि मेरे घर की क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पर्सन कैसे एक्ट करता है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे मरम्मत करवानी है। तो ये सारी चीजें कौन बेटर समझ सकता है, वहां का लोकल पीपल, और वो लोकल पीपल उस प्रॉब्लम्स को बेटर वे से
उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। सो वो बेटर प्लानिंग कर सकता है और मनी को उस वे से यूज कर सकता है, और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करेगी डेमोक्रेसी को। अब जो लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन डायरेक्ट किसकी होगी? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या है? लोगों की पार्टिसिपेशन, वहां के जो लोग हैं वही उसी का पार्ट है गवर्नमेंट का। तो इससे क्या है, हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी और प्रमोट करेगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। अब इसमें हुआ क्या, जब ये सिस्टम क्रिएट करा गया, स्टार्ट में हमारी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनी, तो वो सारी जो थी वो स्टेट कंट्रोल के अंडर थी। मीन स्टेट का उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल था। उनके जो रेगुलर इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे, उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। मीन्स कहने को लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी। स्टेट के पास ही उनकी सारी पावर्स थी, स्टेट ही उन्हें कंट्रोल करती थी। और कई बार ऐसा होता था, कई जगह पे इलेक्शंस ही नहीं होते थे, कितने साल साल सेम ही पर्सन जो है वो लोकल गवर्नमेंट का हेड रहता था। बट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई, जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे इस सिस्टम को अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली बोल दिया कि होल्ड रेगुलर इलेक्शंस के। मींस ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल बाद रेगुलरली इलेक्शन होल्ड करेंगी। अदरवाइज वो गवर्नमेंट जो है वो हम उसको डिसमिस कर देंगे, जो ज्यादा उस पर्टिकुलर टाइम से चलेगी। ठीक है, सो मींस उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया रेगुलर इलेक्शंस होल्ड करना। फिर उसके बाद और क्या करा उन्होंने, सीट्स को रिजर्व करना शुरू कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, एसटीज, ओबीसीज। ठीक है, इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को भी रिकॉग्निशन देनी थी। ठीक है, इनके भी जो राइट्स थे उनको रिकॉग्निशन देनी थी। तो इसीलिए उन्होंने सीट्स को और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को रिजर्व कर दिया कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कोटा की सीट्स। फिर उसके बाद मिनिमम 1/3 ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑल द पोजीशंस फॉर द वुमेन। अब इन गवर्नमेंट्स में वुमेन के लिए भी 1/3 पोजीशन जो है वो रिजर्व कर दी गई। मीन्स जो हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है वुमेन, जो भी बहुत सफर करती थी, जिसके बहुत राइट्स जो हैं वो सफर करते थे, उसको भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट बनाने के लिए उनके लिए 1/3 जो है वो सीट्स रिजर्व कर दी गई। Each states has state election commission to ensure free and fair conduct of local polls. अब हर स्टेट में एक बॉडी क्रिएट करी गई जिसको उन्होंने बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC। अब ये कमीशन जो है वो ध्यान रखेगी उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी इलेक्शन होल्ड करवाएगी फ्री हो और वो फेयर हो। मींस अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से जो है डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शंस हो, लोकल पोल्स हो, वो सारी क्रिएट करवाएगी। और वो सारा जो है इसका ख्याल कौन रखेगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट मस्ट शेयर स्पेसिफिक पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पावर्स हैं एंड रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करेंगी। ठीक है, अब ये है हमारा सिस्टम जो 1992 में अमेंडमेंट की गई, उसमें क्या क्या चेंजेस लाई गई। अब हमारी जो पंचायत हैं और म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो कैसा सिस्टम है, वो एक्चुअली कैसे सिस्टम फॉलो करती हैं, उनका हेड कौन है, वो कैसे इलेक्ट होती हैं, इसको हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे है पंचायत और यहाँ पे हमारी अर्बन हायरार्की, जिसमें हमारी जो है म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं बच्चे। अब इसका जो बेसिक लेवल है स्टार्ट होता है ग्राम सभा से। पंचायत का ग्राम सभा का पार्ट कौन है? वो सभी लोग जो वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है, वो सारे कौन है? ग्राम सभा का पार्ट। अब जब वो वोट डालते हैं वो 2 पर्सन को, एक वो अपना लीडर मीन सरपंच जो पर्टिकुलर ग्राम पंचायत का हेड होता है, और पंच जो उनके पर्टिकुलर एरियाज हैं। मींस वो जो पंचायत है वो डिफरेंट जो है वो ब्लॉक में डिवाइडेड है। अब वो ब्लॉक्स के डिफरेंट पंचेस होते हैं, उनको इलेक्ट करा जाता है। ठीक है, इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। अब ये जो विलेज लेवल पंचायत है और भी कितने सारे विलेजेस इकट्ठी करके एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनती है। ठीक है, पंचायत समिति बनती है जिसे हम मंडल भी बोलते हैं। सो बच्चे, फिर अब इन्हीं सभी ब्लॉक को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद बनती है, जिसका हेड कौन होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन बोलते हैं। सो जो हमारी पंचायत की हायरार्की है वो इस तरह से वर्क करती है कि कैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पावर जाती है और डिवाइडेड है।
ठीक है, या फिर पावर कैसे डिसेंट्रलाइज हो रही है सेंटर से और डिस्ट्रिक्ट से लोकल लेवल तक। नेक्स्ट, अगर मैं अर्बन हायरार्की की बात करूं तो इसके टॉप लेवल पे है हमारी बिग सिटीज में जो होते हैं उनके हेड, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिसे हम बोलते हैं मेयर। और फिर उनके नीचे आते हैं जो टाउन्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, उसका जो हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। सो ये थे हमारे डिफरेंट यूनिट्स की अर्बन में कैसे हायरार्की डिवाइडेड है और पंचायत में कैसे हायरार्की डिवाइडेड है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट, अब इसमें क्या है बच्चे, दिस इज न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब कई बार बच्चे ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देती है और इसको बोलते हैं जस्टिफाई। सो बच्चे, अब इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें 3.6 मिलियन के अराउंड हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे लोकल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, जो कि एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट था हमारी डेमोक्रेसी में अगर हम डेटा के बेसिस पे देखें। फिर अगर मैं स्केल की बात करूं, द नंबर ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया इज ग्रेटर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज। सो कहते हैं कि अगर मैं बात करूं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की इंटायर पॉपुलेशन भी अगर मैं बोलूं तो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स उससे ज्यादा है। किसी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमने इलेक्ट करे हैं। सो इससे हमें पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा होगा। Deepening the democracy. Given local governments, constitutional status has made democracy more stable and reach at the grassroots level. Obvious सी बात है, जब देखो डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि लोग जो हैं वो अपनी खुद की सरकार चुने, लोग गवर्नमेंट का पार्ट हो। और ये वाला जो सिस्टम है ये एक बेस्ट मेथड है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो जब हम इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे और ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और अगर मैं एम्पावरिंग वुमेन की बात करूं, क्योंकि वुमेन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और पुराने टाइम में वुमेन जो है उसने बहुत ज्यादा सफर करा था, इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी उन्होंने करा कि मैंडेटरी रिजर्वेशन दी। ठीक है, जिसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी थी, 33%, 1/3 रिजर्व जो उनकी सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि दिस इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। फिर एक और स्टेटमेंट है कि वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ट्रू आइडियल कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट करा गया और उसको ग्रास रूट लेवल तक जो है वो अप्लाई करा गया और ये सिस्टम अच्छे से फॉलो करा गया, लेकिन अभी भी बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम सेल्फ गवर्नमेंट का जो टूल है उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। तो अभी हम बहुत लंबा हमें जाना पड़ेगा इसको प्रॉपरली कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट को जो है अप्लाई करने के लिए। तब इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कह रहे हैं कि इनएक्टिव ग्राम सभा। अब जो हमारी ग्राम सभा है ना, मोस्टली बच्चे वो इनएक्टिव है, प्रॉपर मीटिंग्स ही नहीं बुलाई जाती। क्या है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद एक मीटिंग होगी ग्राम सभा की जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, मींस उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करा जाएगा। ठीक है, वाइल बिग इलेक्शन हैपन रेगुलरली, द स्मॉल विलेज लेवल मीटिंग्स आर ऑफन नॉट हेल्ड। ठीक है, जैसे उनको होना चाहिए उस तरीके से वो नहीं होती हैं। दूसरी लैक क्या है कि लैक ऑफ रियल पावर। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर हेजिटेंट टू एक्चुअली ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल बॉडीज। अब कई जगह पे ऐसा है कि भले कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया फिर भी कहीं ना कहीं वो जो है एक लूप निकाल के स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपर तरीके से लोकल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं देती हैं। ठीक है, कई बार उनको फंड्स ही नहीं कितने कितनी दे रहे थे, वो अपनी जो उनकी एरियाज की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो ऐसे भी हमें कई जगह पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मनी क्रंच। अब मनी क्रंच में क्या है कि लोकल गवर्नमेंट्स ऑफन लैक एडिक्वेट रिसोर्सेज फंड्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क। मतलब उनको शॉर्टेज ही रहती है फंड्स की लोकल गवर्नमेंट्स को, क्योंकि उनके पास फंड प्रॉपरली आ ही नहीं पाता, स्टेट गवर्नमेंट्स उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करती। सो क्या है, चेक नहीं है। सो सिस्टम हमारा बन चुका है लेकिन उसके ऊपर चेक रखना भी उतना ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं हमारे सिस्टम में। सो ये था हमारा चैप्टर फेडरलिज्म।
आई होप आपको ये चैप्टर अब इजी हो गया होगा। सो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक जो है वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।